अगर कोई ये कहने लगे कि साहब ये जो है ना आपकी ये फलाने की घरवाली बड़ी खूबसूरत है, मेरी आस्था है पिछले जन्म में ये मेरी घरवाली थी, लिहाजा मुझे दुलाई जाए, तो समाज के अंदर आग लग जाए। तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा था, देश को बुलंद कर, देश पे घमंड कर, नफरतों में बांट मत, देश को अखंड कर। संभल में मस्जिद की बुनियादों में मंदिर की दास्तान से हुआ सफ़र अब पहुंच चुका है अजमेर तक। अजमेर में दरगाह शरीफ में भी जो है बताया जा रहा है, चर्चा है, इस बात की जो है मांग की गई है न्यायालय से कि इसकी वजह सर्वे होना चाहिए, जांच होनी चाहिए और जानकारी मिलनी चाहिए क्या इसकी बुनियादों में वजह मंदिर टिका हुआ, मंदिर कोई मूर्ति है या कोई स्तंभ या मंदिर का कोई अवशेष वहाँ पे है। ऐसी मांग की गई है, ऐसा याचिका डाली गई है और देश में इस तरह की नई नई चीज़ें सामने आ रही है, चाहे वो ज्ञानवापी के रूप में रही हो या और जगह की बात की जाए मथुरा में रही हो। नारों का भी दौर जो है देश में चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिरोज आफ्ताब साहब, एडवोकेट है, प्रैक्टिस की है इन्होंने, दिल्ली में कोर्ट में प्रैक्टिस की है, साथ साथ जो है सामाजिक मायने से जुड़े हुए हैं, बड़ी जानकारी रखते हैं और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आप जो है विद्यार्थी रहे हैं। जी जी जी। सर आपका बड़ा इस्तकबाल है, वीडियो में बहुत स्वागत है सर आपका। जो सबका बहुत बटेंगे तो कटेंगे कैसे देखते हैं, शुरुआत ही से करते हैं, किससे तो बट रहे हैं, किससे कट रहे हैं? देखिए साहब, मेरा मानना ये है कि नारा अगर अपने आप के अंदर, हर चीज के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। मैं हमेशा इस बात को मुस्लिम कैसे देखता है? मैं वही बता रहा हूँ, मुस्लिम हो या हिंदू हो, बहरहाल सब इस देश के नागरिक हैं। लेकिन अगर उसके अंदर वो नेगेटिव आने लगे तो जाहिर सी बात उसके नेगेटिव असरात होंगे, और अगर उसके अंदर पॉजिटिविज्म है तो उसके पॉजिटिव असरात होंगे। बटेंगे कटेंगे नारा एक बहुत अच्छा मजबूत नारा है, लेकिन अगर पूरे मुल्क और पूरे समाज को जोड़ने की बात हो और अगर उसके अंदर बू ये आए कि इसके अंदर विभाजन की बू है, नफरत की बू है, तो जाहिर सी बात उसके असरात अच्छे नहीं होंगे। तो आज के दौर के अंदर जिस तरीके से सारी चीज और ये नारा इस्तेमाल किया गया, ये विभाजनकारी लगता है और ये देश के लिए ठीक नहीं। मतलब मुस्लिम इस बात को समझ पा रहा है, सूंघ पा रहा है इस नारे की, बदबू समझ पा रहा है कि बदबू है या खुशबू है? हालात बदबू आपने बोला है, बू से मतलब ये बदबू से होता है। जी जी, आपको खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है इस नारे से? देखिए, इस नारे के अंदर जो है ना, मैं बात मुस्लिम की कर रहा हूँ, मैं बात मुस्लिम ही की कर रहा हूँ। जिस तरीके से मुस्लिम को यहाँ ट्रीट किया जा रहा है, मैं अभी हमारे यहाँ के सांसद महोदय इमरान मसूद, उनका सुन रहा था, तो बहरहाल कुछ भी कहो, लेकिन उनकी एक बात मुझे सही लगी कि घर में सबर के साथ बैठेंगे तो घर के अंदर घुस के मारा जाएगा और बाहर निकलेंगे तो पुलिस मारेगी। तो ये अपने आप के अंदर एक बात मुस्लिम की कर रहा है, बात मुस्लिम की कर रहा हूँ। जी जी, मुस्लिम का नहीं, इमरान भाई भी मुस्लिम की बात कर रहे हैं। हाँ, वो भी मुस्लिम ही की कर रहे हैं। घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जी, बाहर निकलेंगे तो पुलिस के पट्टे से पिटेंगे। नहीं, घर में भी सेफ नहीं है। अगर घर में है तो कोई छत पे चढ़ जाएगा और कोई घर में घुस जाएगा। मुस्लिम इतना भयभीत है? मुस्लिम भयभीत है, मुस्लिम भयभीत है। मुस्लिम जो उम्मीद करता था यहाँ के कानून से, सरकार से, वो उस उम्मीदों पर उसको मतलब संवैधानिक पदों पे जाने के बाद भी जो है लोग बोलते हैं कि जो घर में रहेंगे तो भी पिटेंगे, बाहर जाएंगे पुलिस पिटेगी। तो मुस्लिम इतना भयभीत है? इमरान मसूद साहब का बयान सही है, हम इसका नारे को तो बाद में बात करेंगे। हाँ, नारे को बाद में बात कीजिएगा, लेकिन इस नारे के अंदर जो उन्होंने कहा उसमें ये सच्चाई तो यकीनन है कि सबर जो है, देखिए मुस्लिम का आज रोल हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर क्या रहेगा। अगर सबर करें, ना तो आप सबर में है ना आप जबर के अंदर है। सबर जो है, अगर वो हक को उठाने के लिए भी सबर करना पड़े तो उसके अंदर एक बेगैरती का पहलू आने लगता है। तो मुसलमान अपने आप को सोच रहा है मैं कुछ बोलूं तो देशद्रोही कहलाऊं, और अगर खामोश रहूं ये देख करके कि नहीं, देश इसके अंदर जितना भी मैं हो सके कर सकूं, उसके अंदर खामोश रहूं, ना बात बढ़े, तो उसके अंदर जो है उसकी गैरत को ललकारा जा रहा है। तो ये एक ऐसी पोजीशन है कि इससे देश को फायदा नहीं है, देश को नुकसान। बहरहाल इस जो हमारा बड़ा समाज है मुसलमान, उसका एक हिस्सा है। अब उसके अंदर 18%, 20%, 22%, लेकिन एक बड़ा हिस्सा है, और ये बड़ा हिस्सा जो है ये वो हिस्सा है जो देश से बहुत मोहब्बत करता है। मतलब मैं आपको अपनी बात बताऊं, फिरोज आफ्ताब, मैं बड़े फख्र और गुरूर से इस बात को कहता हूं कि मैं उनकी औलाद हूं। हमारे दादा चौधरी जफर साहब, जब ये मुल्क गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और अंग्रेज से आजादी का वक्त था,
तो उस टाइम कांग्रेस जो थे कोई पार्टी नहीं थी, वो एक राष्ट्रवादी आंदोलन कर रहा था। और हमारे दादा उस राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे, कांग्रेस से। और जब देश के विभाजन की बात आई तो मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने, इनके वो 1935 के वो रेजोल्यूशंस हैं जिसके अंदर ये कहा गया कि नहीं साहब मुल्क जो है तकसीम होना चाहिए कौमियत की बुनियाद पर, लेकिन हमने उसको कबूल नहीं किया। हिंदुओं ने भी कबूल नहीं किया, बहुत सारे हम जैसे मुसलमान हैं जिन्होंने कबूल नहीं किया और ये मान करके चले कि नहीं ये गलत है। हमने मुस्लिम लीग को अपोज किया और इस कदर अपोज किया कि उस टाइम जब इलेक्शन हुए तो कांग्रेस के उससे राष्ट्रवादी आंदोलन से मुस्लिम लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़े हमारे दादा चौधरी जफर साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और जब देश आजाद हुआ, आजाद हिंदुस्तान के अंदर जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जीबी पंत साहब थे, उसके अंदर उनके साथ हमारे दादा विधायक थे राष्ट्रवादी आंदोलन कांग्रेस से। तो मैं ये कहा करता था बड़े फख्र के साथ कि साहब आज चौधरी जफर का पोता इज्जत के साथ अपने हिंदू और मुसलमान भाइयों में हिंदुस्तान के अंदर है। और जबकि जितने डेवलपमेंट्स हैं वही दर्शाते हैं कि जो देश को विभाजन की बात कर रहे थे, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ खास तौर से। जी बिल्कुल मैं खास तौर से जो देश को हम निकल के कहाँ से आए हैं। अब मुसलमान का ये हुआ कि उसको ढाका में भी फांसी पे चढ़ाया गया, उसको लाहौर में भी गोली मारी गई और इज्जत से रहे तो फिरोज आफ्ताब दिल्ली और हिंदुस्तान के अंदर रहे। उन चीजों को जिस पे मुझे फख्र था आज परेशानी हो रही है। वो मेरे बाबा साहब का संविधान, वो कानून, वो हर चीज जो मुझे बराबर का शहरी और एक फख्र से जीने का हक देता था, आज उसके ऊपर सवालिया निशान लगता है। मतलब आप ये देखिए कि जैसे अभी संभल का जिक्र हो रहा था जी। मेरे बड़े बुजुर्गों ने मिलकर के, चाहे उसके अंदर गांधी हो या खान अब्दुल गफ्फार खान, चाहे उसके अंदर नेहरू हो या मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, चाहे उसके अंदर नवींद्रनाथ टैगोर हो, जन गण मन अधिनायक जो है, और चाहे उसके अंदर अल्लामा इकबाल हो जो ये कह रहे थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन सब ने मिलकर के उस देश की कल्पना की थी जहां रानी और मेतरानी के हुकूक बराबर हों। उन सब ने मिलकर उस देश की कल्पना की थी जहां हम सारे के सारे इकट्ठा भाई भाई की तरह रह सकें। और दर अफसोस आज जो है नेगेटिव पहलू के साथ नारों का सामना करना पड़ता है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहोगे सेफ रहोगे। तो हम जैसे को बेचैनी होती है जिस इतिहास से हम निकल करके आए, जिस इतिहास से, जिस उम्मीद से हम निकल करके आए हैं, लेकिन साथ साथ एक बड़ी ब्राइट रे ऑफ होप भी अभी बाकी है। उम्मीदें बाकी हैं। आसमान में तमाम अंधेरा नहीं है। अभी आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जो अभी भी भाई भाई की तरह चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे। इस देश की साझा विरासत बचेगी और लाजमी बचेगी, मेरा ये मानना है। गंगा जमुना तहजीब से हम लोग वास्ता रखते हैं और उम्मीदों की किरण आप बता रहे हैं, लेकिन सवाल खड़ा हो जाता है, दिक्कत में मुसलमान या मेरा हिंदुस्तान वर्तमान परिस्थिति में? बड़ा सवाल है सर आपसे। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। इस मुल्क के अंदर अगर किसी आदिवासी को दिक्कत आ जाए तो फिरोज आफ्ताब मुसलमान और अनिल प्रताप हिंदू बतौर हिंदुस्तानी परेशानी महसूस करते हैं कि ये मेरे देश का हिस्सा, ये परेशान क्यों है। अगर यहाँ किसी कोने के अंदर महिलाओं को दिक्कत आ जाए तो आधा हिस्सा मेरे मुल्क का है, तो मुझे परेशानी होती है, इससे देश को नुकसान होगा। तो जाहिर सी बात है आज का ये जो हालात हैं इसमें बतौर मुसलमान मैं परेशान हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं देश के लिए भी घातक है। मुसलमान ने इस देश से मोहब्बत करी था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मेरे दिल के बोल हैं ये। इस देश के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं। जब पाकिस्तान बन रहा था हम पाकिस्तान नहीं, उनका विरोध करके उनके खिलाफ लड़ रहे थे और हिंदुस्तान के निर्माण के अंदर जो भी छुटपुट हमसे हो सकता था हमारे बुजुर्गों से हम वो कर रहे थे। तो ऐसे के अंदर ये हालात पेश करने पड़े, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि फिर वो दरी बिछे जिसमें सारे परिवार की तरह एक होकर के बैठ सके, इस देश का मिल करके निर्माण कर सके। अब एक बात सुनिए आप, मैं ये मानता हूं कि जितनी भी चीजें हैं इस देश के अंदर उसमें सबकी हिस्सेदारी है, लेकिन आज बड़े टारगेट पे मुसलमान को रखा जा रहा है। कहां से? जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे जिन्होंने हमारे को एटॉमिक शक्ति बना दिया, जिन्होंने हमें पृथ्वी, अग्नि, न जाने कौन कौन से मिसाइल देकर दुनिया के अंदर एक मजबूत बनाई खड़ा कर दिया, वो क्या जज्बा था उनका जो वो कर रहे थे? वो इस मुल्क से मोहब्बत थी ना, वो इस मुल्क से मोहब्बत। जिस टाइम मेरा देश आजाद हुआ, बाबा साहेब अम्बेडकर मेरे एक दलित बुजुर्ग हैं, कल्पना कर रहे थे कि क्या कानून होना चाहिए कि देश फले फूले।
हमारे चाचा नेहरू जो है, गांधी जो है और तमाम बुजुर्ग जो थे वो सारे मिलकर के बलिदान दे रहे थे। 25-25 साल जेलों में रहे, जेल में रह करके अपनी बेटी इंदिरा गांधी को उन्होंने बना दिया। लेकिन इकलौती औलाद के बावजूद भी जेलें तस्लीम करी, माफीनामा लिखना मंजूर नहीं किया। हिंदू भी, दलित भी, और वो एक मेरे बुजुर्ग ही थी, सुरैया तैयब जी, जो देश का गौरव झंडे का निर्माण करके उसको ला रही थी, और वो कबूल किया गया तिरंगा। मुझे फक्र है, मेरे बुजुर्ग की देन है। लेकिन वो बुजुर्ग आपके भी हैं, नाम से हिंदू मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन हम सारे के सारे हिंदुस्तानी और देश के निर्माण में लगे हुए थे। कोई संविधान को दे रहा था, कोई मुल्क के लिए आजादी कर रहा था, कोई कुर्बानियां दे रहा था, कोई मुल्क के लिए तिरंगा बना रहा था। ये सब मिलकर कुछ मोहब्बत के तराने बना रहे थे, हिंदू और मुसलमान मिलकर। तो ये सब चीजें साहब, मतलब नहीं, कोई भी चीज, ये मेरे भी कहने के नहीं, आप भी अच्छी तरह जानते, कोई भी चीज जो आप आपस के अंदर फर्क पैदा करती हो, नफरत पैदा करती हो, वो देश के लिए घातक है, मेरा मानना। इसमें कोई हो, देश के लिए घातक है, देश के लिए घातक है, देश के लिए घातक है। देश की जनता समझ भी रही है, लेकिन फिर जो वैचारिक शक्ति का जो माहौल बना हुआ है, हिंदू हिंदू होके रह जा रहा है, मुस्लिम मुस्लिम होके रह जा रहा है। सियासती लोग जो है अपना उल्लू सीधा कर पा रहे हैं। बात अगर जाए अभी 5 राज्यों की विधानसभा की जाए, बात जाए उपचुनाव की जाए, या बात जाए उन चीज़ों की जाए जहाँ पे नारों का इस्तेमाल किया गया था, मैं समझता हूँ कि गिनती कर सकते हैं हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं इस देश में। है सियासत में जब चुनाव होते हैं तो क्या सियासती लाभ लेने के लिए देश में बड़ा बंटवारे की ओर हम लोग जा रहे हैं? ये अफसोस की बात है साहब, लाभ सियासत ले रहे हैं, जान ले रहे हैं। हाँ, ये चुनाव 80 बनाम 20 का क्या मायने हैं इसके? क्या मायने हैं इसके 80 बनाम? मुस्लिम कहाँ जाएगा? मुस्लिम तो कहीं नहीं जा रहा, कि देश के अंदर रहेगा और इस देश के लिए कुर्बानियां भी देगा और इस देश का निर्माण भी करेगा। हम इतने कमजोरों में से नहीं है कि कोई आकर के, मैं हिंदू को नहीं कह रहा हूँ, सब जगह ऐसे लोग हुआ करते हैं। ये जो है ना, मैंने जो नेगेटिव पॉजिटिव की बात करी, ये वो पहलू है कि नेगेटिविज्म जो है, जयचंद जो थे वहां थे, मीर जाफर यहाँ थे, तो नेगेटिविज्म भी है ना। और उधर गांधी भी थे और खान अब्दुल गफ्फार खां भी थे, तो पॉजिटिव भी थे। तो ये बुरे हुआ करते हैं, लेकिन इनसे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक दौर है, चला जाएगा साहब। ये देश अपनी जगह था, अपनी जगह है और अपनी जगह रहेगा। किसी की हिम्मत नहीं जो उसको कोई जुदा कर सके या इसके अंदर कोई विभाजन कर सके। नुकसानात हो रहे हैं, लेकिन वो कवर हो। लगता है कि जब बुनियादों में मंदिर हो सकते हैं मस्जिदों की। अब इस पे ईमानदारी से जवाब चाहिए। ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से जवाब। बिल्कुल ईमानदारी से। बाबर का वो दौर और आज बुनियादों का बाहर आ जाना, याचिकाएं, बहराइच, संभल, अजमेर, कैसे देखते हैं? ईमानदारी से एक ईमानदार मुस्लिम क्या बोलेगा? अब देखिए साहब, सियासत की बात नहीं हो रही है, मुसलमान को छोड़ दो, सियासत को हटाने के लिए सिर्फ एक मेजॉरिटी क्रिएट करनी है। और इंसान की साइक ये कहती है कि किसी भी समाज को अगर आप उसको यूनाइट करना चाहें तो उसके लिए भी फिर वही 2 पहलू हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन अगर आप पॉजिटिवली यूनाइट करेंगे तो उसमें बड़ी दुश्वारी और मेहनत करनी पड़ती है। और नफरत एक ऐसी चीज है कि अगर आप किसी दरख्त को, चांद को, सूरज को, इस दीवार को ऐसे पेश कीजिए कि इससे नफरत आने लगे, तो नफरत के अंदर यूनिफिकेशन बड़ा इंस्टेंट होता है, उस टाइम अकल खत्म हो जाती है। तो ये कुछ ऐसा ही दौर चल रहा है, सिर्फ नफरतों पर यूनाइट किया जा रहा है। और आप इसका अंदाजा ये लगाइए, हमारे यहाँ एक बड़ा जो एक लिटमस टेस्ट केस था वो बाबरी मस्जिद का था। बाबरी मस्जिद केस जो है, उसके अंदर बाबरी मस्जिद को दूसरे पक्ष को दे दिया गया। लेकिन कभी गौर किया कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जजेस ने क्या आदेश किया? वो लीगली उस पर नहीं था, वो सिर्फ इसलिए था भावनाओं पे कि देश के लिए भावनाएं इतनी जो अनंत हो गई हैं कि इनको शांत किया जाए, तो दे दिया। मुसलमान का दिल रखने के लिए उसको बाकायदा जमीन दी गई कि साहब यहाँ निर्माण कर लीजिए। और जो लोग आस्थाओं की बात करते हैं, आस्थाएं अगर नेक हैं तो अच्छी हैं, अगर आस्थाओं का बहकावा देने के लिए तो उसका कोई अंत नहीं करता, इसका कोई अंत नहीं। मेरी बात शायद बुरी लग जाए, लेकिन मैं एक बात बहुत खुलेआम से कहना चाहता हूँ, इस कैमरे पर कहना चाहता हूँ कि साहब मेरी आस्था है, यहाँ पे ये हुआ था। अगर इस कानून को छोड़कर आस्थाओं पे देश चलेगा, कल के रोज अगर कोई ये कहने लगे कि साहब ये जो है ना, आपकी ये फलाने की घरवाली बड़ी खूबसूरत है, मेरी आस्था है पिछले जन्म में मेरी घरवाली थी, लिहाजा मुझे दिलाई जाए, तो समाज के अंदर आग लग जाए। आस्थाओं से नहीं, आस्था मेरी अपने पर्सनल उसके लिए है, और वो भी ईमानदारी के साथ साफ सुथरी।
देश समाज चलाने के लिए कुछ नियम, कुछ कानून चाहिए। हमें अपने कानून पर टिकना होगा, ये हमारी मजबूरी है। आस्थाओं पे जाएंगे तो उनकी फिर कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं है। संविधान या सीरियत संविधान चलाने के लिए देश को, यस। मुसलमान का ईमान तो सीरियत पे टिका हुआ है, इस पर सीरियत पे टिका हुआ वो है। मेरा ईमान है, वो मेरा ईमान है। नहीं, जब बात संविधान की होती है तो मुस्लिम तो बोलता है कि संविधान में सीरियत से वो इतना जितना संविधान मुझे हक देता है। संविधान जब सेक्युलरिज्म के लिए मुझे ये हक दे, आपको ये हक दे, नहीं दे रहा है, दे रहा फिर दे रहा है ना। तो शरीयत इतनी भावनाओं की हो रही है ना। शरीयत सिर्फ इतनी है जितना, अब एक बात सुनिए आप चलिए साहब, शरीयतन तो ये है कि अगर कोई मर्डर करे उसकी गर्दन उतार दी जाए, अगर कोई रेप करो तो उसका संस्कार कर दिया जाए। हिंदुस्तान में होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की परिस्थितियों में जो हमारे सारे बड़े बुजुर्गों ने मिलकर बेहतर समझा उसको किया, और सबको मानना चाहिए, हम सबको मानना चाहिए। लेकिन फिर नियत की बात आ जाती है। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के एक ऑब्जर्वेशन, जिसके अंदर उन्होंने पूरे कानून का वो था वही हिला डाला कि देश 47 के अंदर कायम हुआ, संविधान के तहत सन 50 में उसकी वजूद आया। तो अगर इसको हम बुनियादों को हिला देंगे, वो उन्होंने हिला दी। और आज जो है वही प्रोफेसर राम गोपाल का कहना कि जो छोटे छोटे जजेस हैं वो पता नहीं अपने आप को हाईलाइट करने के लिए क्या करने के लिए ठीक नहीं कर रहे। जुडिशरी के ऊपर किस कदर यकीन हो, ऐसे यकीन रह पाएगा? भगवान के बाद जाए न्यायालय को बड़ा यकीन होता है, न्यायालय मान्य न्यायालय बोले यार। माननीय मतलब हमें इज्जत से बोलना है, लेकिन इज्जत रहे ये काम जुडिशरी का है, उसको देख के रखना है। मैं अभी पढ़ रहा था इंग्लैंड के पार्लियामेंट के अंदर एक एमपी साहब भाषण दे रहे थे कि इन्होंने साहब को एक पूरा मूवमेंट चाहिए जुडिशरी के खिलाफ। वो भी लोकतंत्र है इंग्लैंड भी। तो कुछ ना कुछ ऐसे डेवलपमेंट से बचना होगा। मतलब हर कोई छोटा मोटा जज जो है ऐसे सेंसिटिव, ताकि मैं सिर्फ हाईलाइट हो जाऊं, इससे बचना होगा। चारों पालिकाएं जा कर रही है, हालांकि जो है पत्रकारिता को तो जो है माना गया है, नहीं है 3 पालिकाएं मानी जाती हैं देश की, जो है न्यायपालिका हो जाती है, कार्यपालिका, विधायिका हो जाती है, पत्रकारिता को माना गया है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, अगर बात किया जाए संवैधानिक रूप से? देखिए साहब, बात यह है कि पूरा लोकतंत्र का ढांचा जो है ना, इसकी बुनियाद नीयत है। अगर मेरी नीयत सही है तो लोकतंत्र सही चलता है, और अगर लोकतंत्र में मेरी नीयत खराब हो जाए तो इसकी जो लोकतंत्र का पूरा ढांचा जो है ना वो फेयर अप्रोच पे खड़ा हुआ है। अगर हम वो फेयर, अगर मेजॉरिटी तो बहुत तरीके से हासिल की जा सकती है, मेजॉरिटेरियनिज्म जो है वो नफरतों पे भी हो सकता है, लेकिन हमारी जो नीयत है लोकतंत्र की वो इश्यूज पे होनी चाहिए। अब जब मेरी नीयत खराब होती है, हमने कहा साहब मेजॉरिटी तो चाहिए, तो उसको दो, तो वही हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, लोकतंत्र की बुनियाद फेयर अप्रोचेस है। अंत में चलते चलते एक सवाल और आपकी ओर आ रहा है। संवैधानिक पद पे है मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री हैं जी, एक रहेंगे, क्या बोलेंगे आप? काश इसके अंदर ये पैगाम जा सके। किसको सेफ रखना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ काश इसके अंदर ये पैगाम जा सके कि सब इसको अपने ऊपर अप्लाई कर सके। तो ये नारा बहुत अच्छा है, बटेंगे तो कटेंगे। दुनिया के हालात आप देख रहे हैं, देश के ऊपर अगर ये नारा अप्लाई हो तो शानदार है। लेकिन इसके अंदर अगर अगर मैं उसके अंदर वो चीज नहीं दे रहा हूँ कि हर समाज कबूल करे, नियत सही नहीं लग, अगर नियत सही नहीं लग रही है आपको, तो ये मुस्लिम को नहीं, सबको, आपको भी, हर हिंदू। मैं तो नागरिक हूँ, मैं भी तो नागरिक हूँ, सवाल भी तो आपसे, लेकिन मैं हिंदू और मुसलमान भी तो हूँ ना, और संविधान के तहत हूँ। अगर संविधान मुझे ना कहता तो मैं कुछ भी होता, लेकिन इसको क्लेम ना करता। हिंदू मुस्लिम पहले, नागरिकता पहले? ऑफ कोर्स नागरिकता पहले, ऑफ कोर्स। क्यों लग जाते हैं इन बातों में? अपनी अपनी समझ है ना, अपनी अपनी समझ है। मैं ये कह रहा हूँ, लगता है आप एक सामाजिक मायने में है और जो एडवोकेट पे आप रहे हैं, लगता है कि बड़ा नुकसान को जा रहे हैं हम लोग। बहुत बड़े नुकसान को जा रहे हैं, बहुत बड़े नुकसान को जा रहे हैं। नुकसान इसमें नहीं कि साहब हिंदू मुस्लिम, आप एक बताइए, गौरी लंकेश का मर्डर होता है, कालबुर्गी के साथ क्या होता है? एक आजाद आवाज को लोकतंत्र में दबाई जाए, अच्छी चीज है या बुरी चीज है? मैं सवाल ये करता हूँ कि जितना भी यहाँ काम करने वाला जो अपनी जानों पर अपने बच्चों की कुर्बानियां दे रहे हैं, पेट काट के देश को बना रहे हैं, वो सारा का सारा काट करके एक पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि एक तरफा बिक रहा है अडानी और अंबानी से। ये कैसे ठीक है देश के लिए? मैं ये कहता हूँ कि अगर औरतों के साथ हमारे जो महिला सम्मान है
उसके साथ अगर खिलवाड़ होने लगे, जो मणिपुर के अंदर हुआ वहां तो मुसलमान नहीं है, कौन कह देगा वो देश के लिए सही है? उसकी वजह कुछ भी हो, दो समुदाय आपस के अंदर लड़ेंगे, नारियों के साथ जो है हमारी नारी शक्ति के साथ इज्जत के बजाय उसके साथ ऐसी बात होगी तो देश के लिए क्या? इसी के अंदर एक मुसलमान भी हिस्सा है, हिंदू भी हिस्सा है, सिख भी हिस्सा है। और मैं तो एक चीज बहुत उससे कहता हूँ, देखिए अप्रोचेस फिर वही है, किसी भी चीज के लिए फेयर इंसाफ की अप्रोच होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे दोस्त भी हैं, साथी आपस में बहुत खुल के हिंदू मुस्लिम बहुत खुल के बात करते हैं। अब साहब ये कोई उसकी बात नहीं, लेकिन मैं सवाल करता हूँ कि साहब मुझे कोई ये बताए कि हिंदू राष्ट्र और खालिस्तान और इस्लामिक राष्ट्र इनमें क्या फर्क है? कोई ये डिफाइन करे। अभी तो एक चीज सही है और दूसरी गलत कैसे? अभी कौन सा राष्ट्र है सर? अभी कौन सा राष्ट्र है? मांगे उठ रही है हिंदू राष्ट्र, खालिस्तान, आपने इस्लामिक राष्ट्र की बात और उठा दी है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्लोगन्स आते हैं, अपने अपने तौर पर लोग सोचते हैं, अच्छे बुरे जो भी उसको कहिए आप, तो ये सब चीजें संविधान के तहत कंडेम्ड हैं, मैं कंडेम करता हूँ। उसमें इस्लामिक राष्ट्र हो नहीं, मुझे ये राष्ट्र चाहिए जो मेरे बाबा साहब ने दिया, मेरे बुजुर्गों ने दिया है। एहतराम रखते हैं। यस, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई कैसे तोड़ेंगे? कौन से आर्य मशीन चलेगी इन पे? किन पर? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो नारे दिए अरे गए, कुछ जो तराने नहीं, दिए गए, ये वक्त है साहब, ये वक्त है। संदेश क्या देना चाहेंगे? पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा हिंदू मुस्लिम आपको, पूरा समाज, पूरे नागरिक आपको देख रहा है। आज के दौर में राहुल गांधी जी का मैं सारा वो देख रहा था, तो मेरे से ये सवाल एक साहब ने और किया था, तो मैंने उस पर एक छोटी सी हल्की सी टूटे फूटे लफ्जों में, हम नालायक लोग हैं, कविता से एक संदेश लिखने की कोशिश करी जी। तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा था, देश को बुलंद कर, देश पे घमंड कर, नफरतों में बांट मत, देश को अखंड कर। तो ये मैसेज है हम सबको, इसको हमें देश की बुलंदी पे चलना चाहिए, देश पे हम घमंड कर सके इस तरीके से चलना चाहिए, देश को जो है हम अखंड बनाएं, इसको बांटे नहीं, नफरतों की बात ना करें, बस यही है, ये काम कर लीजिए, बाकी देश में इतनी ताकत है पूरी दुनिया पे छा जाएगा इंशाल्लाह। सब लोग मजबूत है, सजग रहने, सब मजबूत है। जो ये हमारी हिंदुस्तानी क्लास है ना, ये ऐसी क्लास है, अब आप छोड़ दीजिए हिंदू मुस्लिम, पूरी दुनिया पे वार कीजिए। अगर हमारा हिंदुस्तानी भाई कोई दुबई में जा रहा है तो वहां कुछ ना कुछ कर रहा है, अमेरिका जा रहा है तो वहां कुछ कर रहा है, कनाडा है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, लैटिन है, अफ्रीका है, कहाँ पर? तो ये हिंदुस्तानी वो नस्ल है, वो जहाँ जाएगी ना, वो हमारा जो हम में पढ़ते थे वहां पर एक तराना हम मजाज का लिखा हुआ, तो उस तराने के अंदर एक बोल आता है कि जो अब्र यहाँ से उठा है वो सारे जहां पे बरसेगा। अब यानी ये जो बादल यहाँ से उठे हैं सारे जहां पर पानी बरसा है। तो ये बिल्कुल हमारा हिंदुस्तान और हमारा हिंदुस्तानी, हम एक भारतीय ऐसा है कि जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहां पे बरसेगा। इसको बस थोड़ा सा इस गुलदस्ते को एक रखा जाए, बस मेरी तो ख्वाहिश ये है। सियासत पे नहीं बोले आप अपने संदेश में, जो सियासत के नारे आ रहे हैं? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ साहब, मैंने बोल दिया, देश को अखंड, बात संदेश की नफरतों से बांट मत, देश को अखंड कर, बस नफरतों से बांट मत, देश को अखंड कर, देश पे घमंड कर, देश को बुलंद कर। तो ये थे हमारे साथ में जो है वरिष्ठ नेता फिरोज आफ्ताब साहब, जो है एडवोकेट हैं और आप जो सामाजिक मायने रखते हैं। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, और बड़ी बात इन्होंने कही है कि यह देश संविधान से चलेगा, अखंडता से चलेगा, ना खालिस्तान चाहिए, ना हिंदू राष्ट्र चाहिए, ना इस्लामिक राष्ट्र चाहिए, हमें वो राष्ट्र चाहिए जो हमारे क्रांतिकारी शहादत के बाद हमें दे के गए हैं। उस साझा संस्कृति को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, इन तरह के नारों में आने में नहीं ज़रूरत है, बुनियादों को खंगाल के की नहीं ज़रूरत है, ऐसा आपका कहना है, आपका मानना है। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।